हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी, मानव शारीरिकी के प्रश्नों की मैराथन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिमांडिंग था। मेरे एक स्टूडेंट तो उसने लिटरली बहुत ज़्यादा मेरे को इस चीज़ के लिए कमेंट किया है कि मैम ये मैराथन करा दो, प्रश्नों की मैराथन करा दो। तो आज खुश तो बहुत हो गए आप लोग, है ना, मैराथन देख के ह्यूमन फिजियोलॉजी की। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज यहाँ पर आपको बहुत सारे PYQs देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। जो मैंने पढ़ाया है वहाँ सर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, PYQs को ज़्यादा ऐड किया है मैंने क्योंकि PYQ आपके रिपीट होते रहते हैं, तो आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको लाइव चैट में मिलूंगी। ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम मैराथन करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, मानव शरीर विज्ञान के प्रश्नों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। थाइमस ग्रंथि डैश के निर्माण में लिप्त होती है। आंसर करेंगे सभी बच्चे तेजी के साथ। लिम्फोसाइट्स के, बोन्स के, लैरिंग्स के, इंसुलिन के। थाइमस ग्रंथि किसके निर्माण में लिप्त होती है? मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी और आप सब तेजी से आंसर करेंगे, ठीक है। एंड जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, एक दूसरे की टीपा टापी नहीं करेंगे, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपकी नॉलेज है उस हिसाब से आप आंसर करेंगे, ताकि आपको आपकी जो तैयारी चल रही है वो पता चल सके। सब लोग अपना अपना, भाई जो भी ये आएगा 115 क्वेश्चन है आई थिंक, तो सब लोग अपना अपना मुझे स्कोर भी बता के जाना। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो थाइमस ग्रंथि आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स के निर्माण में लिप्त होती है। ये अभी लास्ट PGT का क्वेश्चन है, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, मेरी एनाटमी की स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने जितना पढ़ा है। लिम्फोसाइट्स आपके WBC का टाइप है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स का टाइप है। आपके जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में आपके दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड में आपके दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक, प्लाज्मा होता है, और आपके सेल्स होती हैं। तो ब्लड में जो भी सेल्स होती हैं लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब की सब बोन मैरो बनाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। शरीर की कोई भी, एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम, अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, कि शरीर की जितनी भी आपके ये सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये आपके बोन मैरो में बनती हैं। वो भी आपके रेड बोन मैरो में बनती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोन मैरो आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपकी बोन है, बोन की आपकी ये जो बोन है लाइक दिस, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बना रही हूं, तो ये जो कॉर्नर वाला भाग होता है, हाँ, एपिफाइसिस इसको बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं ना आई थिंक। इस पर जो है आपके रेड बोन मैरो होता है। यहाँ पर पोरस होती है बोन, थोड़ी सी बोन में यहाँ पर छेद होते हैं, उसमें एक टिश्यू पाया जाता है, वो रेड बोन मैरो है। वही ही आपके जो है सारी ब्लड सेल्स को बनाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीच में येलो बोन मैरो होता है, वो सेल्स नहीं बनाता, वो सेल्स नहीं बनाता आपके पीला अस्थि मज्जा, ठीक है। लेकिन शरीर की सारी हड्डियां भी बोन मैरो में नहीं होती, शरीर की सारी हड्डियां भी आपके सेल्स नहीं बनाती हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ना बॉडी की, लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं, वो आपके बोन मैरो बनाती हैं। ओके, इसकी भी मैं बात करेंगे, कौन कौन सी हड्डी बोन मैरो बनाती है, या मतलब सेल्स बनाती है, किस किस में रेड बोन मैरो होता है और सेल्स बनाती है, इसकी बात मैं आपसे करूंगी। थाइमस ग्लैंड एक टाइम के बाद आपकी खत्म हो जाती है बॉडी से, अगर आपको पता हो। ये एक तरीके की टेम्परेरी ग्लैंड है, ठीक है। ये हेल्प कर सकती है WBC के निर्माण में, बट ये प्रॉपर कहें कि WBC का निर्माण करती है बॉडी के अंदर, केवल यही WBC का निर्माण करती है, तो ये बात कहना गलत है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। थाइमस ग्लैंड एक टाइम के बाद शरीर से ये खत्म हो जाती है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स आपकी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, वो भी रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये हेल्प कर सकती है लिम्फोसाइट्स बनाने में, क्योंकि एक समय के बाद ये खत्म हो जाती है। बस मैं इतना इसको मान सकती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट मैं इसलिए इसको मानती हूँ। अदरवाइज हमारे टीचर्स तो ये कहते थे ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जब तक आप जीवित रहते हैं, आपकी सेल्स मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो बोन मैरो ही आपके जो है वो ब्लड की सेल्स को बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग से स्टार्ट होता है? इन प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम विच ऑर्गन? स्पाइनल कॉर्ड मतलब सुषुम्ना नाड़ी। लीजिए भाई, स्पाइनल कॉर्ड का आपको एक हिंदी में और नाम मिल गया है, सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? कशेरुक रज्जु। ठीक है, हेड मतलब सिर, चेस्ट मतलब वक्ष, ये लेग मतलब पैर। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल की डायरेक्शन क्या है? देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, सेफेलोकॉर्डल एंड द प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर होती है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पेरीफेरी एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, पहले स्पाइनल कॉर्ड आपकी अच्छे से डेवलप होगी। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना नाड़ी है, कशेरुक रज्जु है, ये हड्डी नहीं है। मेरे से एनाटॉमी पढ़ने वाले बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे जीवन भर के लिए। ठीक है, चलिए यहीं बता दीजिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे, यहीं पर बताइए स्पाइनल कॉर्ड को शरीर की कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। स्पाइनल कॉर्ड को शरीर की कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलेंगे आप? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसमें आपके 33 वर्टिब्री होती हैं। वो वर्टिब्रीज में बीच में पोरस होती है, बीच में छेद होता है, पोरस नहीं, बीच में छेद होता है, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही आपके फोरेनम मैग्नम से मेड्यूला बाहर आता है, आपके फोरेनम मैग्नम कहाँ पाया जाता है? क्रेनियम में पाया जाता है। क्रेनियम में एक होल होता है, छेद होता है। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स होता है, जो कि ब्रेन को सपोर्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कपाल जिसे आप बोलते हैं, उस कपाल में एक छेद होता है। जैसे ही मेड्यूला छेद से बाहर आता है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड कहलाने लगता है, और स्पाइनल कॉर्ड को आपके वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, सुषुम्ना नाड़ी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? विच वन इज हेल्पफुल? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लोथिंग लिखा हुआ है, क्लॉटिंग को इंग्लिश में क्लोथिंग नहीं है, क्लॉटिंग है भाई। क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है बताइए? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, नन ऑफ दिस। रक्त के जमने में आपके कौन हेल्प करता है? देखिए, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं तीनों प्रोटीन, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके ब्लड का 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 55% में होता है। ठीक है, जो बचा हुआ 45% है उसमें आपके सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा में 90 to 92% आपके वाटर होता है, 7 to 8% आपके प्रोटीन्स होते हैं, और बाकी बचे में अदर चीजें होती हैं। तो जो 7 to 8% प्रोटीन होता है ना प्लाज्मा में, उसमें ये तीनों ही प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है। एल्बुमिन आपके अंडे में भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्लड में भी होता है, अंडे में भी होता है। ठीक है, सेम प्रोटीन है ये। चलिए, मैं क्या बता रही थी आपको, मैंने यहाँ पर क्या बताया मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी। अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में आपके दो चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है? 55%, 55% पे आपके प्लाज्मा होता है। ये येलो कलर का होता है, ये सीरम होता है। ठीक है, एक तरीके का लिक्विड होता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो ये सॉलिड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या आपके आरबीसी की होती है, और होनी भी चाहिए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से आपके ब्लड का कलर रेड दिखता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर ज्यादा हो जाएंगी तो वो ब्लड कैंसर की स्थिति कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में आपके 90 to 92% आपके वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब जल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके प्लाज्मा में जल होता है, और इसके अलावा उसमें प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके प्लाज्मा में ये तीनों ही प्रोटीन होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आपके रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये सबसे कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जो पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन पाया जाता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, जिसमें सबसे कम मात्रा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में आपके एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो कि आपके सेलुलर फ्लूइड को, जो आपके ब्लड से जो फ्लूइड बाहर की तरफ आता है सेल्स के पास, उसको मतलब क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, फिर कभी ब्लड पढ़ाऊंगी तो ये चीज आपको और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड को क्लॉट करने में फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। जब कभी भी आपको बाहर से चोट लग जाती है, ब्लड जो है वो आपका तुरंत जमना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो उस ब्लड को जमने के लिए आपके फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। इसमें कैल्शियम भी हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कैल्शियम आयंस भी हेल्प करते हैं।
आई होप आई एम वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ डैश कोशिका ही अपवाद है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ, किसका एक्सेप्शन है बताइए? स्किन, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, लिवर या नर्व सेल? आंसर हो जाएगा यहां पर, तेजी के साथ सब आंसर करेंगे। बिल्कुल 2, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। व्हाई आरबीसी कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? आरबीसी का नाम है, रेड ब्लड सेल का आपका एनाटॉमिकल नाम है इरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है। एंड साइट्स जो है, साइट जो टर्म है ये आपके सेल के लिए यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। सेल की स्टडी क्या कहलाती है? सेल की पढ़ाई क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, ठीक है, क्योंकि कोशिका के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो साइट यूज किया जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इसलिए आरबीसी कहलाती है इरिथ्रोसाइट्स। क्लियर है? तो इरिथ्रोसाइट्स जो है आपकी, जो आरबीसी है, इसमें आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र, कितना जो है आपके यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है? हाउ मच यूरिन अ हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट इन अ 24 आवर्स? बताइए। 0.5 लीटर्स, 2.5 लीटर्स, 2 लीटर्स, 1.5 लीटर। तो मैंने आपको पढ़ाया है अभी यूरिनरी सिस्टम में कि एक व्यक्ति जो है वो 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 से 2 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 से 1.5 लीटर जो है आपके मूत्र का निष्कासन करता है। एक दिन में एक इंसान कितना यूरिन पास आउट करता है? 1 से 1.5 लीटर। यूरिन बनता कहाँ से? यूरिन आपके ब्लड से ही बनता है, ठीक है। आप जो पानी पीते हो, ब्लड में आपके पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ब्लड से ही जो है यूरिन आपके बनता है। आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो यूरिन भी 1 से 1.5 लीटर ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Normally the fertilization of ovum take place in, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरी में या सीलिया में, रोमिका में? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, रोमिका। फैलोपियन ट्यूब्स जिन्हें आप मुलेरियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं, मुलेरियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में आपके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्स। इन्हें अंडवाहिनी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, निषेचन नली भी बोलते हैं हिंदी में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है, ये भी आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पे वर्क करते हैं? चलिए आंसर करिए। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे ना तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कहाँ सिक्रेट होता है। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो है वो आपके पेनक्रियास से सिक्रेट होते हैं, अग्नाशय से सिक्रेट होते हैं। और आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज समझाई है कि अग्नाशय से सिक्रेट होने वाली चीज या जो पेनक्रियास से जो आपके निकल के आ रहे हैं एंजाइम्स, वो ड्यूडेनम में आते हैं। ड्यूडेनम मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ग्रहणी पक्वाशय जिसे आप बोलते हैं, ड्यूडेनम, उसमें आते हैं। तो आपको ये चीज समझाई है कि पेट में HCl होता है, तो पेट में HCl की वजह से बहुत ज्यादा आपके एसिड होता है फूड में, फूड एसिडिक होता है। लेकिन आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एसिडिक फूड पे वर्क नहीं करती, पैनक्रियाज एसिडिक फूड पे वर्क नहीं करता। उस फूड को कैसा बनाना पड़ता है? उस फूड को आपके क्षारीय बनाना पड़ता है। इसके लिए आपके इंटेस्टाइन कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि अग्नाशय से सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करवाता है। इसके अलावा बाइल सिक्रीट कराता है, ठीक है। बाइल जो है वो आपके फूड को क्षारीय बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बाइल का पीएच क्षारीय होता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स आते हैं फिर वो इस पे काम कर पाते हैं। इसके अलावा आपकी खुद की ड्यूडेनम में, उसकी सब क्यूटेनियस लेयर में जो है ब्रूनर ग्रंथि होती है, बताया है ना मैंने आपको, वो अपनी छुपा के रखती है अपनी ग्रंथियों का, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रूनर ग्रंथि जो है वो भी फूड को क्षारीय बनाने में हेल्प करती है। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? तो छोटी आंत में पाई जाती हैं। छोटी आंत में भी कहाँ पाई जाती हैं? तो ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। ड्यूडेनम मतलब पक्वाशय ग्रहणी में पाई जाती हैं। क्लियर है? इससे सब चीज पढ़ाई है। तो जब क्षारीय हो जाएगा तो ऑब्वियसली 7 से ऊपर चला जाएगा,
है ना, 7 से ऊपर चला जाएगा। तो 7.4 to 8.0 pH पे वर्क करता है आपके क्या, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन किसको पाचन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसका पाचन करते हैं, किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन्स। किसको पचाते हैं, प्रोटीन्स को पचाते हैं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। पेट में पेप्सिन, फिर ट्रिप्सिन, देन फिर इरिप्सिन। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज समझाई थी। हालांकि बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए, उन्हें हम प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। कौन से एंजाइम्स कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स। ठीक है, चलिए, तो पेट में आपके जो है पीएच एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच है वो आपके बेसिक होता है, क्षारीय होता है। 7 से ऊपर जाएंगे पीएच आपके क्षारीय हो जाएगा, आपको कड़वा लगेगा। ठीक है, और जैसे ही पीएच नीचे आता है 7 से, तो वो खट्टा हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और 7 पे पीएच आपके न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसे आप जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिका के सारे जो अंग होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। अगर कोशिका से साइटोप्लाज्म निकाल लिया जाएगा, जीव द्रव्य निकाल लिया जाएगा, तो सारे कोशिकांग आपके मर जाएंगे। तो बताइए क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड्स, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए सभी बच्चे तेजी के साथ। आरएनए, डीएनए आपके न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हर एक सेल में आपके न्यूक्लियस पाया जाता है, केवल एक आरबीसी अपवाद है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके आरएनए, डीएनए पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अमाइनो एसिड्स का यूज करता है कौन, राइबोसोम्स। ये पूछा जाता है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे से दाने चिपके रहते हैं, उसको राइबोसोम्स बोला जाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। किसमें किसमें करते हैं, सेल में करते हैं। सबसे पहला कौन सा अमाइनो एसिड यूज करते हैं, वो कौन सा अमाइनो एसिड है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन्स आर पॉलीमर। बताइए, मिथियोनिन। कौन सा है, मिथियोनिन। आपको मैंने बताया था, पता नहीं क्यों, लेकिन सबसे नंबर 1 पे मिथियोनिन लगता है अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब आप बोलेंगे मैम अंदर भी, बिल्कुल, अंदर प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। प्रोटीन जो है आपके, ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, कुछ ना कुछ बनते रहता है, कुछ ना कुछ टूटते रहता है। ये चीज आपको मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, अनीमिया, ल्यूकेमिया, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधात्मकता, या हेमरेज, क्या कहलाता है। अगर व्हाइट ब्लड सेल की संख्या 6000 से 8000 होनी चाहिए, ठीक है, 6000 से 8000 होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाती है तो ऐसी जो कंडीशन है वो आपके ब्लड कैंसर हो जाती है, उसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका, आपको पता है देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, है ना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। में सेम चीज क्या है, समान रूप से क्या प्रेजेंट होता है, बताइए, आंसर करिए, क्या प्रेजेंट होता है दोनों में समान रूप से। एक तो मेन डिफरेंस होता है, एनिमल सेल के पास केवल और केवल आपके सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेसिथिन की बनी होती है। आपको मैं पूरी चीज ये समझा चुकी हूं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक भी होती है, हाइड्रोफिलिक भी होती है। लेकिन प्लांट्स में, प्लांट्स बेचारे इतने मासूम, इतने हल्के फुल्के होते हैं, उनको कुदरत ने एक और लेयर दी है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उनको एक सेल वॉल भी दी है। ठीक है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, उनके पास सेल वॉल भी है, जिसे आप कोशिका भित्ति बोलते हैं हिंदी में। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कोशिका झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। ये तो दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट के पास होता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ह्यूमंस या एनिमल्स अपने जो है बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, किसको किसको, ग्लूकोज को। आपको मैंने ग्लूकोज जब पढ़ाया था, अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, तो आपको समझाया था पॉलीसेकेराइड्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसका एग्जाम्पल था स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, बताया था ना। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। उसमें कौन सा एग्जाम्पल था, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक था ना। फिर मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो ये फर्दर 2 में डिवाइडेड हो जाते हैं। किसमें किसमें, एक तो स्टोरेज फॉर्म जो बनाते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लांट्स के पास दोनों होते हैं, प्लांट्स के पास स्टार्च भी होता है, प्लांट्स के पास सेल्यूलोज भी होता है।
ठीक है। स्टार्च जो है वो प्लांट की स्टोरेज फॉर्म है, भोजन को स्टोर करते हैं प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में, ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हो गए। इसके अलावा सेल्यूलोज प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, बताया था ना ये चीज। तो सेल्यूलोज कैसा हो गया, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, हालांकि उसका आंसर तो ये होगा, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, हर एक सेल के अंदर जीव द्रव्य होता है। अभी हमने बात करी, अगर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आप निकाल दोगे वो मर जाएगा, प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल सेल हो मर जाएगा, और न्यूक्लियस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे लेटेस्ट टेलीग्राम पर 2 क्वेश्चन पूछे थे, बच्चों ने मुझसे बोला अभी मैम उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूं, आप मुझे उसका आंसर करेंगे यहीं पर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ग्लाइकोजन, ठीक है, बताइए कैसा पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है आपके, या ब्रांच्ड पॉलीमर है, या स्ट्रेट पॉलीमर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेट DSSB के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो कहते रहते हैं ना DSSB की तैयारी कराओ, DSSB का पेपर इतना कर्रा आता है, इतना हार्ड आएगा, बहुत मतलब अच्छे लेवल का पेपर आएगा, हार्ड इन द सेंस अच्छे लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, LT ग्रेड है, ये सब पेपर अच्छे लेवल पे आते हैं। ग्लाइकोजन आपके ब्रांच्ड पॉलीमर है, कैसे, इसमें जो ग्लूकोज के अणु होते हैं ना वो ऐसे जुड़ते हैं ब्रांच्ड में, ऐसे ब्रांच, ये ब्रांच दिख रही है, ये एक डाली है, एक दूसरी डाली ये है, ठीक है, तीसरी डाली ये है। ग्लूकोज के पॉलीमर जो होते हैं, ग्लूकोज के जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन इस फॉर्म में स्टोर होता है, ब्रांच्ड फॉर्म में। ब्रांच्ड मतलब ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी, ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी, जैसे पेड़ की ब्रांचेस नहीं होती हैं, उस तरीके से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है ब्रांच्ड फॉर्म में, समझ में आ रहा है। वही सेल्यूलोज जो है ना वो लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट है, एक माला है सेल्यूलोज, ऐसे सेल्यूलोज स्ट्रेट है, लीनियर है, ऐसे ऐसे बस सीधा जाएगा, सीधा। यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ये लीनियर बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। और वहीं ये ग्लूकोज ऐसे जुड़ रहे हैं ब्रांच्ड में, ऐसे जुड़ा है ग्लूकोज ऐसे, फिर इधर ऐसे, तो ये कौन सा हो गया, ये ब्रांच बन रही है, ब्रांच शाखाएं बन रही है ना, ग्लाइकोजन ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है। समझ में आई ये चीज, आई होप अभी आपको क्लियर हुई होगी, इसलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन वहां पे पूछा था। और सेल्यूलोज लीनियर पॉलीमर है, लीनियर मतलब एक मोती की माला है, सीधे 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 जुड़े हैं, कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, लेकिन ग्लाइकोजन में ब्रांच निकलती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रांच्ड फॉर्म में जुड़े होते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड्स बताइए कौन से हैं, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को आप क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल इज नोन एज। सेल्स होती हैं, सेल्स जो है वो बायोमोलिक्यूल से बनती हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। शरीर की जीवित सबसे छोटी कोशिका होती है, इकाई, सबसे छोटी इकाई जो होती है जीवित वो कोशिका होती है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स बनाती हैं सिमिलर टिश्यूज, क्या बनाती हैं, टिश्यूज। तो सेम टाइप ऑफ सेल जो है वो आपके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज से बनते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपके ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। चलिए, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एयर, कितनी कैपेसिटी होती है लंग्स की एयर को धारण करने की, बताइए, आंसर करिए। $1600 क्यूबिक या 1600 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 1500 से 1600 होती है लगभग, ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, 1600। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, अभी हमने बात करी। नॉर्मल कंडीशन में जो WBC है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए। आपकी होनी चाहिए 6000 से 8000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन मेकअप अबाउट डैश %। अभी मैंने इसकी बात करी, अभी लेटेस्ट, बताइए इसके आंसर बताइए।
प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपके सबसे ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा में आपके सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में आपके सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, कितना 90 to 92%। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ना 7 to 8% क्या होता है, 7 to 8% आपके होती हैं प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। सबसे ज्यादा होती है एल्बुमिन, सबसे कम होती है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन बीच में रहती है, तो 7%। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, 7 से 8%। ये बात ध्यान रखना, 7 नहीं होके 8 होता तो वो भी यहाँ पर आंसर सही होता है। ठीक है, 90 to 92% प्लाज्मा में क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा खुद कितना होता है ब्लड का, 55% पर। खुद ब्लड में 55% पे क्या है आपके, प्लाज्मा है। ठीक है, उस प्लाज्मा में 92% क्या है, जल, और बचे हुआ 8% पे क्या है, 7% पे क्या है, प्रोटीन्स, बाकी अदर चीजें हैं। समझ में आ गई। चलिए, उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को आप कैसा आहार देंगे, जिसका हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्या देंगे आप उसे, लो सोडियम, लो प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई फैट। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो सोडियम डाइट, हम क्या कर देंगे, सोडियम की मात्रा को कम कर देंगे हाइपरटेंशन वाले लोगों में। ठीक है, जिन्हें आपके उच्च रक्तचाप की बीमारी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस या इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, बताइए क्या होती है, लिगामेंट्स, एंडोमेट्रियम, हाइमन या वजाइना, योनि। एंडोमेट्रियम अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, बाहर वाली बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है लेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है इज अ सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपसे सिस्टम पूछा जा रहा है आपके शरीर का, विच सप्लाई ब्लड टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल, ये आई का मतलब होता है दैट इज। अगर कहीं पे ऐसे आई और ई बना हुआ है, इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है, बताइए कौन सा संस्थान है वो, हृदय है, रक्त परिसंचरण है, धमनी है, शिरा है। अरे भाई वो रक्त परिसंचरण है, ऑप्शन नंबर बी। रक्त परिसंचरण में ही आपके आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का। व्यक्ति के जीवन का आरंभ कहाँ से होता है, बताइए कहाँ से जिंदगी शुरू होती है, बर्थ से, कॉन्सेप्शन से, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से। आंसर करेंगे, जैसे ही कॉन्सेप्शन हो जाता है ना, जैसे ही कॉन्सेप्शन हो जाता है, ठीक है, एक फीमेल कंसीव कर जाती है, यूट्रस में आपके जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है, उसी दिन से व्यक्ति का जीवन शुरू हो जाता है। इम्प्लांट मतलब आरोपित हो जाता है। ठीक है, उसी दिन से व्यक्ति का जीवन शुरू हो जाता है आपके कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, ए बी या नन ऑफ दिस। बताइए, कोई भी नहीं। ओ में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, चलो चलो बनाते हैं आरबीसी। भाई मेरा तो फेवरेट है, मैंने सिखाया भी है बच्चों को। ये कौन सा एंटीजन है, ये कौन सा एंटीजन है, जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी पे ये कौन सा एंटीजन है, वेरी गुड, कौन सा एंटीजन है, ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी इसमें, इसमें बी एंटीबॉडी होगी, क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडी डाल देंगे तो वो इस खांचे में फंस जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। समझाया था ना। चलो बताओ, ये वाला कौन सा आरबीसी है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये कौन सा आरबीसी है, कौन सा एंटीजन है, ये बी एंटीजन है। इसकी शेप लग कुछ बी जैसी है, ये बी एंटीजन है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी इसमें ए। समझ में आया। चलो नेक्स्ट बताइए, ये कौन सी आरबीसी है, ये कौन सी आरबीसी है, नंगी पुंगी सी, ओ, इसको ओ बोला है। ठीक है, तो इसमें कोई एंटीजन है नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी कौन सी होंगी, इसमें दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए भी होगी बी भी होगी, क्योंकि खांचे में फंसने की दिक्कत ही नहीं है, खांचे में फंसेगा ही नहीं, ये खांचे हैं, फंसेगी नहीं एंटीबॉडी, है ना। तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, लेकिन एंटीजन कोई भी नहीं है इसमें।
जरा ये वाला बताइए कौन सी एंटीजन है इसमें, ये कौन सी आरबी, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए, क्या ब्लड ग्रुप होगा इसका? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन कौन सा, वो एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें? पिटाई लगाऊंगी गलत अगर किसी का भी आंसर आ रहा होगा ग्रुप में, तो उस पे चैट में, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि इस पे दोनों एंटीजन है। अगर ए और बी में से कोई भी डाल दी ना, कोई भी फंस गई तो आदमी मर जाएगा, तो 0 एंटीबॉडी इसमें लिखेंगे आप, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, एंटीजन भले ही इसके दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। ओ पे भले ही कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी उसके शरीर में दोनों है। समझ में आ गया? तो जिसका रक्त आपके ओ है ब्लड ग्रुप, मतलब उसकी आरबीसी नंगी पुंगी है, कोई एंटीजन नहीं है, तो नन ऑफ देम, उसमें से कोई भी एंटीबॉडी उसमें एंटीजन नहीं होंगे। ठीक है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है, हार्मोन दैट कॉजेस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इफ बताइए, वासोप्रेसिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आंसर करिए। कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बर्थ हार्मोन कौन सा होता है? बर्थ हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। बर्थ हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। इसके अलावा बताइए, मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन कौन सा होता है? दूध को स्तन से, ब्रेस्ट से बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से कॉज होता है? ऑप्शंस यही है, जल्दी बताइए। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से कॉज होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट मैलिटस। वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहां से सिक्रीट होते हैं वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन? वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रीट होते हैं? पिट्यूटरी से। कौन सी पिट्यूटरी? अग्र या पश्च? एंटीरियर या पोस्टीरियर? कौन सी पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। व्हाट इज द एनाटॉमिकल नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? क्या नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एनाटॉमिकल? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। चलिए जी, वेरी गुड। सबको याद हो जानी चाहिए ये चीजें। याद क्या, दिमाग में फिट होनी चाहिए, स्कीमाज में। 22, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता आप किससे नापते हैं? स्फिग्नोमीटर से, बैरोमीटर से, थर्मोमीटर से, स्पाइरोमीटर से? जल्दी आंसर बताइए। फेफड़ों की किससे नापते हैं वायु धारिता? किससे नापते हैं? स्पाइरोमीटर से। ठीक है, स्फिग्नोमीटर से आपके रक्तदाब नापते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाला सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके कारण होता है? थैलेमस के कारण, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम, सेरिब्रम। आंसर करेंगे। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत करके आया, ठीक है, सेरिब्रम लगा के आया बॉडी बैलेंस में, बताती हूं, फिर मेरे को बताना कि मेरे से मैम गलती हो गई, मैं घबरा रही थी, मैं बहुत डर रही थी मैम। क्या होगा? बैलेंस कौन बनाता है? बॉडी बैलेंस आ गया है, बैलेंस से है सेरिबेलम, सेरिबेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, ऐसे मैंने याद तक कराया है। ब्रह्म मेमोरी, ब्रह्म मेमोरी, ब्रह्म मेमोरी, मेमोरी याद रखने की क्षमता, आपको हर चीज सोचने की, समझने की, करने की क्षमता कौन देता है? सेरिब्रम। ठीक है, आपके दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग दिमाग का अग्र भाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसमें भी सेरिब्रम होता है। समझ में आ रहा है? सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम होता है। ठीक, काली खांसी किससे होती है बताइए भाई? काली खांसी, काली खांसी किससे होती है? एन मेनिंजाइटिस, एम न्यूमेनी, एस पायोजीन्स, बी पर्टूसिस, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। आंसर करेंगे सब बच्चे।
काली खांसी का जो आपके कॉजेटिंग एजेंट है वो है बॉर्डिट्रुला पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसके लिए टीका कौन सा लगता है बच्चों में? डीपीटी का टीका लगता है 3 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट आपको समझाई हुई है। ब्लड क्लॉटिंग इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है? ये सब इनएक्टिव फॉर्म होते हैं और आपको ये चीज मैंने समझा दी है कि वाई हमारे शरीर में हर एक चीज पहले इनएक्टिव फॉर्म में क्यों निकलती है, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में निकलती रहेगी तो वो आपका शरीर खा के खत्म कर देगी, चाहे फिर वो एंजाइम्स हो चाहे फिर वो हार्मोन्स हो। हमेशा पहले उनकी इनएक्टिव फॉर्म निकलती है या उनको स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन निकलता है, तब आपकी बॉडी काम करती है। बहुत ही दिमाग लगा के भगवान ने ये बॉडी बनाई है, समझ में आ गया? और जहां कहीं फिर इम्बैलेंस होता है तो आप देखते हैं खतरनाक से खतरनाक बीमारी आपके शरीर में हो जाती है। अगर किसी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, फाइब्रिनोजन नहीं बनता है या आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, तो हीमोफीलिया नामक जैसी खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति का ब्लड जरा सा भी कट गया, उसको ब्लीडिंग हो गई, वो मरना उसका तय होता है, क्योंकि क्लॉटिंग उसमें होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा मैंने चीज समझाई है, ध्यान रखना कि क्यों इनएक्टिव फॉर्म में चीजें निकलती हैं। एक्टिव फॉर्म उनकी बाद में बनती है, समझ में आ रहा है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है आपके, कौन करता है जल्दी बताइए? निम्नलिखित में से कौन आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है? थ्रोम्बिन। ठीक है, ये खुद भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। डिग्लूटेशन की प्रक्रिया क्या है? डिग्लूटेशन क्या होता है? डिग्लूटेशन, डिग्लूट करना, फूड को निगलना। डिग्लूटेशन मतलब फूड को निगलना। निगलने की प्रक्रिया क्या होती है? जो आप खाना चबाते हैं फिर उसके बाद आप निगलते हैं ना, तो डिग्लूटेशन होता है। वो अंग बताइए, शरीर का वो अंग बताइए जो हवा को भी और खाने को भी, दोनों को सेम पैसेज देता है आपकी बॉडी के अंदर। क्या नाम है उसका जल्दी बताइए? मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आंसर चाहिए मुझे। जो हवा को और खाने को निकलने का सेम मार्ग देता है, उसका नाम बताइए क्या है? क्या है? फेरिंग्स। बताया था ना, समझाया था ना, जब मैंने आपको एनाटॉमी की फिजियोलॉजी की क्लास दी थी, केवल बेसिक क्लास, उसी में समझाया था। कौन है वो? फेरिंग्स है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट 27 नंबर है। अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। पेप्सिनोजन निकलता है, ठीक है, अमाशय की आपकी चीफ सेल से। अमाशय में आपके स्टमक में सेल्स पाई जाती हैं, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक एंड पाराइडल सेल्स, आपके जी सेल्स। ओके, तो चीफ सेल्स, चीफ गेस्ट है, प्रोटीन को बचाना है अमाशय में, पेप्सिनोजन निकलता है। पेप्सिनोजन पे वर्क करता है HCl, उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, तब जाकर के जो है प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन फिर जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो अदर जो भी आपके हार्मोन्स निकलते हैं, लाइक काइमोट्रिप्सिन, लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उनको फिर जो है आपके क्या करता है? एक्टिव करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगा? पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। HCl कहां से सिक्रीट होता है? HCl अमाशय में कहां से सिक्रीट होता है? आपके कौन सी सेल से सिक्रीट होता है? ऑक्जेंटिक या पाराइडल सेल्स, उनको हिंदी में पार्श्विक कोशिकाएं बोलते हैं। मैंने देखा है लास्ट ईयर, मतलब PYQ जब मैं देख रही थी तो एक बार गलत आंसर दिया है। अमाशय में ऑक्जेंटिक और पाराइडल दोनों ऑप्शंस में दिए हैं और पूछा है कि HCl कहां से सिक्रीट होता है, तो मैं बता दूं कि अमाशय में ऑक्जेंटिक पाराइडल सेल्स दोनों एक ही का नाम है। ऑक्जेंटिक सेल्स और पाराइडल सेल्स दोनों सेम है, पार्श्विक कोशिकाएं। ये आपके HCl एंड K सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती हैं। वो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन अभी नेट में पूछा गया था और मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना है बच्चों को। अंडोत्सर्जन के बाद ओव्यूल्यूशन, अंडोत्सर्जन को बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन क्या होता है? कोई बताएगा? ओव्यूल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूल्यूशन? 14th डे पे ओवरी से जब आपके सेकेंडरी oocyte निकलता है ना ओवरी से, और फैलोपियन ट्यूब उसको सक कर लेती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले होता है ओव्यूल्यूशन, फिर अगर उसको स्पर्म मिल गया तो होगा फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा?
फिर क्या होगा उसमें, फिर उसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है, मोरेला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके क्या होता है, इम्प्लांट होता है। पूरी प्रोसेस पढ़ाई हुई है मैंने, ओव्यूलेशन टू फर्टिलाइज, ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो अंडोत्सर्जन होता है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हो गया, 14वें दिन आपकी ग्राफियन फॉलिकल फट गया, रप्चर हो गया, उसमें से निकल आया अंडा बाहर, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आया, फेलोपियन ट्यूब ने उसे अंदर ले लिया। अब जो उसके टुकड़े बचे, ठीक है, ग्रैन्युलोसा और थीका इटर्नल सेल्स, उसी से बनता है आपके कार्पस ल्यूटियम। क्या बनता है आपके, कार्पस ल्यूटियम। आपने जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में आप जाकर के इसे देख सकते हैं। ओवरीज क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, पूरा पूरा अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको इसके ऊपर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। भाई ये सेल है, इसे बना के देख लेना, ये केंद्रक है और यहाँ कोशिका द्रव्य पड़ा है, तो क्या किसको कौन अलग करेगा, केंद्रक झिल्ली करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि केंद्रक के बाहर भी तो केंद्रक झिल्ली होगी, एक स्ट्रक्चर तो होगा ही ना जिसके अंदर आपके कोई चीज है, तो केंद्रक झिल्ली करेगी। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम सेल के अंदर कौन करता है बताइए, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, या पुटिका मतलब ये फॉलिकल, कौन करता है, कौन करता है आपके कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। राइबोसोम्स कौन करते हैं, राइबोसोम्स आपके इस तरीके से होते हैं, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक दिस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे चिपके होते हैं, ठीक है। जहां राइबोसोम्स चिपके होते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेल के ऑर्गेनील्स है, जैसे आपके घर में बैठक होती है, टॉयलेट होता है, किचन होता है, ऐसे सेल में आपके राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है। लार में पानी का परसेंटेज बताइए कितना होता है, सलाइवा में, सलाइवा में पानी का परसेंटेज कितना होता है, लगभग यहाँ पर आंसर है भाई 99.27% पानी पानी होता है सलाइवा में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करते हैं। डीपीटी को विस्तारित करिए, डीपीटी को विस्तारित करिए, डीपीटी की फुल फॉर्म बताइए। इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डीपीटी से, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे, आवश्यक वसीय अम्लों में शामिल है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल आपके फैटी एसिड्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, लिपिड्स का पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझा चुकी हूँ। बताइए आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं, स्टेरिक, ओलिक, ओलिक लिनोलिक, पामेटिक लिनोलिक, लिनोलिक लिनोलैनिक, जल्दी बताइए कौन से हैं, लिनोलिक एंड लिनोलैनिक। इसमें तो बताइए ओमेगा 3 कौन सा है, ओमेगा 6 कौन सा है, जल्दी बताइए। लिनोलिक ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 है, या लिनोलैनिक ओमेगा 3 या ओमेगा 6 है, जल्दी बताइए। टण टण टण, जल्दी बताओ, लिनोलिक ओमेगा 3 है या लिनोलैनिक ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, कौन सा ओमेगा 3 है, कौन सा ओमेगा 6 है। लिनोलिक ओमेगा 6 है, लिनोलैनिक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। लिनोलिक, आर्किडोनिक ओमेगा 6 के एग्जाम्पल हैं, वही लिनोलैनिक, ईपीए, डीएचए ओमेगा 3 के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, लिपिड्स में देख लीजिएगा एक बार जिन्होंने नहीं देखा है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स किसका एनाटॉमिकली नेम है, लिम्फोसाइट्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का। बताइए थ्रोम्बोसाइट्स किसे बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स आपके नाम होता है, साइट्स आ गया है, इट मींस ये सेल है, ठीक है, किसकी, आपके ब्लड में पाई जाने वाली सेल है। थ्रोम्बोसाइट आपके प्लेटलेट्स को बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हिंदी में आपके बिंबाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिंबाणु, है ना, बिंबाणु बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम है, आपके प्लेटलेट्स का नाम है। प्लेटलेट्स आपके किस में हेल्प करते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स अगर मैं पूछूं आपसे किस में हेल्प करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स या आपके प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का, रक्त के जमने में हेल्प करते हैं, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में हेल्प करते हैं। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन है जो आपके ऑक्सीजन को जो है ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी के अंदर, कौन करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। ब्लड में ऐसा क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन। हीम आपके आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, दोनों आपके जो है वो
ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अच्छा बताइए, हीमोग्लोबिन आपके किस स्ट्रक्चर में आएगा प्रोटीन के? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, टर्शरी में आएगा या क्वार्टिनरी में आएगा? ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है, जल्दी बताइए। विच स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का? हीमोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? मैंने आपको समझाया था, अमाइनो एसिड्स जब जुड़ रहे हैं, ऐसे जब मान लो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, ये सिंपल जो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब जब आप कोई चीज ऐसे बना रहे हो, बनाते जाओगे तो ये थोड़ी सी घूम जाएगी ना, मुड़ने लग जाएगी, लाइक ऐसे मुड़ने लग जाएगी, लाइक आप देखो कभी कोई धागा ऐसे मुड़ने लग जाएगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। समझाया था ये चीज, ये द्वितीय स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये वाला है। फिर ये ज्यादा ही मुड़ गया, ये ऐसे 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 पूरा मुड़ गया, तो ये क्या है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये एंजाइम्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। और सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, समझ में आ रही है? ये आपके क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब ये ऐसे हो गए, 4 बन गए, 1 2 3 4, इतना मुड़ गया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑब्वियसली। तो ये आपके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है, चतुर्थ श्रेणी का प्रोटीन होता है संरचना के आधार पर, और यही आपके हीमोग्लोबिन होता है। दिख रहा है ना, 4 अणु प्रोटीन के दिख रहे हैं ना, ये 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने अणुओं को कैरी करता है हीमोग्लोबिन? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन के कितने अणुओं को कैरी करता है हीमोग्लोबिन? 4 अणुओं को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाई भोजन का निगलना डिग्लूटेशन था, तो चबाया जाना क्या कहलाता है बताइए? भोजन का चबाया जाना, भोजन को आप दांत के थ्रू चबा रहे हैं, उसको एक टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन, ठीक है। पीसना पासना नहीं और पचाना नहीं, मैस्टिकेशन। जैसे पचाना डाइजेशन होता है, वैसे चबाना मैस्टिकेशन होता है, ओके। और डिग्लूटेशन निगलना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसीटीएच को विस्तारित कीजिए भाई। एसीटीएच क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एसीटीएच। पीजीटी के क्वेश्चन, पीजीटी के पेपर में फुल फॉर्म्स भर के पूछी जाती हैं। एडीएच बताओ, एसीटीएच बताओ, एफएसएच बताओ, टीएसएच बताओ, और कौन सा आ सकता है? एलएच बताओ। इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, एक एक हार्मोन वगैरह की, ठीक है। एसीटीएच बताइए क्या है भाई? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ होती है एड्रीनल ग्लैंड? किसके ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड? शरीर में किधर है एड्रीनल ग्लैंड? जल्दी बताइए, किधर है एड्रीनल ग्लैंड? आपके रेनल के ऊपर। रेनल मतलब किडनी के ऊपर है। कितनी पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड शरीर में कितनी पाई जाती हैं भैया? ये जोड़े में पाई जाती हैं, क्योंकि जोड़ा में किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर है, तो जोड़ा में आपके कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। और आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये सिक्रीट करती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड मुझे पढ़ाना है, हर बार कहोगे मैम बोलती रहती है, पढ़ाती नहीं है, भूल जाती हूँ मैं, इतना काम होता है, फिर सोचती हूँ चलो पहले ये पढ़ा दूं, चलो पहले ये पढ़ा दूं। एक संयोजक ऊतक है, बताइए कौन सा भैया इसमें से कनेक्टिव टिश्यू है? आंसर करिए बच्चे लोग जल्दी से। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द सेकेंड इज ईसीएफ को विस्तारित कीजिए। ईसीएफ बताइए क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, ये सेल है, सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है। सेल के बाहर वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कई बार इसका मैंने नाम आपसे लिया हुआ है, कई बार आपको ये चीजें मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन तब आप ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है। और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा चुका है कि ईसीएफ क्या है। तो ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, आप हमेशा एक बार ध्यान रखना बच्चे, मैं आपको आज समझा देती हूँ। योर ब्लड, आपका ब्लड कभी भी आपके सेल को टच नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि आपका ब्लड क्या आपके सेल्स को, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को टच करता है? नेवर। तभी तो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है हम में, ह्यूमंस में, वर्टिब्री जिनके पास होती है, ठीक है। हमारा क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम है। हमारे ब्लड हार्ट से जब अरोटा निकलती है, ये अरोटा फर्दर डिवाइड हो जाती है, ऑर्गन्स में चली जाती है, फिर ये और पतले पतले सेल्स में बढ़ जाती है जाके अरोटा, ठीक है। इनको बोलते हैं कैपिलरीज। आपके पूरे ऑर्गन पे
आपके हर जगह ब्लड की नसें हैं, नसें आप समझ लो मतलब कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं छोटी 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 छोटी। आपका ब्लड कभी आपके सेल को टच नहीं करता, होना भी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप बच्चा लोग। समझ में आ रहा है? ब्लड नेवर टच योर सेल्स, आपके सेल्स को ब्लड नहीं टच करता है कभी भी। कैपिलरीज होती हैं चारों ओर, छोटा छोटा जाल होता है कैपिलरीज का, केशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ये केशिकाएं क्या करती हैं, इनमें ब्लड होता है, ये मान लो ये केशिका है, इनमें ब्लड होता है, तो ये प्लाज्मा में से कुछ फ्लूइड बाहर डालती रहती हैं, कुछ फ्लूइड बाहर निकालती हैं। ठीक है, और ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के बाहर हो गया ये फ्लूइड, सेल के बाहर हो गया ना ये फ्लूइड, और यहीं से ये लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, जो भी ट्रांसफर करना होता है। ऑक्सीजन लेनी है ब्लड से ले ली सेल्स ने, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी सेल्स ने, न्यूट्रिएंट्स ले लिए या न्यूट्रिएंट्स ब्लड को दे दिए, सारा काम इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वजह से होता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आता कहाँ से है, ये फ्लूइड ब्लड से आता है। इसी को कंट्रोल करता है आपके एल्ब्यूमिन, इसी का नियमन करता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि इसमें से आपके केवल प्लाज्मा का थोड़ा बहुत पानी जाने देता है, सारा पानी प्लाज्मा का नहीं जाने देता है सेल्स के पास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जाने देता है, और एल्ब्यूमिन जो है, ये जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, अब ये भी छेद में से निकल जाएंगी तो नहीं निकलने देता है, यही चीज एल्ब्यूमिन कंट्रोल करता है। इसीलिए एल्ब्यूमिन की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है, प्लाज्मा प्रोटीन में ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको समझ में आई? ये आपकी पतली पतली कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, इनके अंदर आपके ब्लड है। ठीक, ये आपकी सेल है। तो अब सेल जो है अपना कुछ इसमें छोड़ेगी, ठीक है, और ब्लड, और इस जो ब्लड जो लाया है वो भी अपना इसमें कुछ छोड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं उसको। इसी फ्लूइड से इनका आदान प्रदान होता है। अब बोलोगे मैम अब कैसे होता है, ये पढ़ना पड़ता है, ये सब होता है, ये होते हैं आपके टिश्यूज की वजह से। यहाँ पर एक बहुत पतला ऐसे करके लाइक इस तरीके की सेल्स होती हैं, बहुत पतली सेल्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं आपके स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम। ये इतने पतले होते हैं कि इनमें से कोई भी चीज आसानी से ट्रांसफर हो जाती है इधर उधर। जहां पर भी आपके ट्रांसपोर्ट होना होगा किसी चीज का, सबसे पहले तो ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन जहां पर होनी होगी वहां पर फोल्ड्स मिल जाएंगे आपको। आपके स्टमक में फोल्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके इंटेस्टाइन पूरी फोल्डेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशोषण आपके इंटेस्टाइन से होता है। फोल्ड्स होने से आपके क्या बढ़ जाता है, आपके एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट ये लोग ऐसे करते हैं क्योंकि जो सेल्स होती है ना, इनकी जो सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो यहाँ पर आपके स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। वो इतना पतला होता है, ऐसे एकदम पतला होता है, उसका सेंटर पे यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इतनी पतली होती है कि आसानी से ये लोग जो है अपना कुछ भी दे ले सकते हैं। कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, यहाँ पर होता है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल के बाहर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। आता कहां से है, ब्लड की कैपिलरीज से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा बाहर आ जाता है। सारा प्लाज्मा बाहर ना आ जाए, सारा वाटर प्लाज्मा में से बाहर ना आ जाए, इसको कंट्रोल करता है आपके एल्ब्यूमिन। कौन कंट्रोल करता है, एल्ब्यूमिन। एम आई क्लियर, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईसीएफ को विस्तारित कीजिए। अब मुझसे ये मत बोलना ऐसे हिंदी में बता दो मैडम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, सेल के अंदर जो है वो है साइटोप्लाज्म, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि सारे सेल के ऑर्गन इसकी वजह से जीवित रहते हैं। सेल के बाहर है आपके क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वजह से सेल कुछ थोड़ा आपके मूव भी करते हैं, पता है आपको ये चीज? यस, सेल्स आर मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव भी करते हैं। कहीं पर अगर कट जाता है तो सारे हिलते हैं, कहते हैं अरे चलो 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 वहां कट गया, अरे चलो ना, सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। इसी फ्लूइड में आपके थोड़ा थोड़ा धक्का खाते खाते जहां पे कटता है वहां तक पहुंच जाते हैं, और फिर उस कटे को हील करने में हेल्प करते हैं, नए सेल्स वहां पे बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक और टर्म होती है आपकी पढ़ाई में, स्टेम सेल। कोई जानता है स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल के बारे में आप जानते हैं क्या होती हैं? पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ये शरीर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा के बारे में जानते हो आप लोग? ये जो आपके अपर हाउस होता है संसद भवन का, आपके अपर पार्लियामेंट हाउस जो है राज्यसभा, एक लोकसभा होती है, वो छोटा सदन होता है, बड़ा सदन आपके राज्यसभा होता है। कहते हैं राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। उसके कुछ ना कुछ लोग हर समय कार्यकाल करते ही रहते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऐसे ही स्टेम सेल होती हैं। आपके शरीर के ब्रेन की सेल्स
डिवाइड होना खत्म कर देती हैं। आपको पता है ब्रेन में आपके सेल डिवीजन नहीं होता है, ब्रेन की सेल डिवाइड होना खत्म कर देती हैं। लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों में ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जो कभी भंग नहीं होती, मतलब जो हमेशा बनी रहती हैं। हाँ, सेल डिवीजन भी करेंगी लेकिन उनमें से कुछ बनी रहेंगी। लाइक ऐसे, जैसे मान लो ये एक स्टेम सेल है तो ये फर्दर 2 में डिवाइड हुई, ठीक है, एक ये हो गई एक ये हो गई, ये वाली फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी लेकिन ये वाली वापस फिर क्या बनी रहेगी, स्टेम सेल बनी रहेगी। ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। इन्हें बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कभी भी ब्लड में आपकी बॉडी में खत्म नहीं होती जब तक आप जिंदा रहेंगे। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ऐसे स्टेम सेल कभी खत्म नहीं होती बॉडी में। ये एक स्पेशल टाइप की सेल है, हमारे बॉडी में पाई जाती है। ऐसी सेल्स को स्टेम सेल बोलते हैं। यही आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब बनाती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आरबीसी 120 डेज के बाद खत्म हो जाती है, नई कहां से बनती है, क्योंकि ये कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हेल्प करती रहती है प्रोडक्शन करने में। मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेम सेल के बारे में भी, ठीक है। चलो, बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एक्सप्लेन करना जरूरी भी है। कोशिकाओं में बताइए भाई, लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, फैट का सिंथेसाइज कौन करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस तो आपके राइबोसोम्स करते हैं, फैट का सिंथेसाइज कौन करता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसमें भी अगर आपसे पूछ ले तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, मृदु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे सब बच्चे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम कहां से स्रावित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके 2 जगह होता है, मुंह में और आपकी छोटी आंत में। डाइजेशन में मैंने आपको इस चीज समझाई थी। 30% मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च, क्योंकि जब आप स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, आप चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप स्टार्च लेते हो। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और वो बहुत लंबी लंबी चेन है ग्लूकोज की। शरीर कहता है अरे भाई इतनी लंबी ग्लूकोज की चेन हम नहीं ले सकते, इसको तोड़ो। तो वहां पर आपके टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन इज नोन एज अमाइलेज। ये बात ध्यान रखिएगा, टाइलिन को आपके अमाइलेज बोलते हैं। वो अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज मतलब जो आपके स्टार्च पे काम करे, ठीक है, जो आपके स्टार्च पे काम करे उसे आप अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि स्टार्च में आपके अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। अमाइलोपेक्टिन और आपके अमाइलेज की चेन से मिलकर के स्टार्च बनता है। और मैंने आपको बताया कि आपके स्टार्च क्या है, मतलब ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। बहुत सारा क्या है आपके, ग्लूकोज है स्टार्च, ठीक है। तो अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन की चेन होती है, तो उसको पचाने वाला एंजाइम अमाइलेज कहलाता है। उस एंजाइम का नाम टाइलिन भी है। टाइलिन को अमाइलेज भी कहते हैं। और ये मुख्य और अग्नाशय दोनों से सिक्रीट होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। इसके अलावा अगर आप लैक्टोज फॉर्म में ले रहे हो, हम केवल स्टार्च ही थोड़ी खाते हैं, हम तो दूध भी पीते हैं, हम तो फ्रूट भी खाते हैं। तो मैंने आपको बताया वो डायसेक्राइड है, केवल 2 मॉलिक्यूल है उसमें तो ग्लूकोज के, तो वो आपके आराम से मुंह जाने देता है, जाने देता है। कहां तक पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है नहीं, अब तुम दोनों की दोस्ती यहाँ पे टूटेगी, अब अलग अलग हो जाओ। तो लैक्टोज अगर आपने लिया तो लैक्टेज काम करेगा, है ना। फ्रुक्टोज आपने लिया तो फ्रुक्टेज काम करेगा। आपने गैलेक्टोज लिया तो गैलेक्टेज काम करेगा। एंजाइम्स की चीज समझाई है ना आपको मैंने। चलो, आई होप आपको क्लियर होगा। यहां पर आंसर होगा ए और बी दोनों। नाउ द नेक्स्ट इज, मानव दूध किसका अच्छा स्रोत है। अरे भाई, मानव दूध सबसे पुअर तो होता है आपके विटामिन सी का। विटामिन सी तो होता ही नहीं है दूध में, है ना। मानव दूध किसका अच्छा स्रोत होता है, मानव दूध आपके विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, सोर्स होता है, क्योंकि विटामिन ए आपके एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन। बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए माँ का दूध पीना जरूरी है, और माँ का दूध पिएगा तो उसको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए मिलेगा तो वो संक्रमण रोधी है, एंटी इन्फेक्शन है, संक्रमण बच्चे में नहीं होने देगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ते हैं। ये हीमोग्लोबिन है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। 4 स्ट्रक्चर होते हैं हीमोग्लोबिन में। बताइए किस भाग से जुड़ते हैं, हीम से कि ग्लोबिन से। हीम से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन से, तो आपके हीम भाग से जुड़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, उदर स्त्राव किस अम्ल का बना होता है। उदर मतलब आपके स्टमक, आपका पेट, ठीक है, आपका एब्डोमेन, आपका आमाशय। और क्या नाम हो सकते हैं इसके, और कोई नाम हो सकता है। कौन सा अम्ल होता है आपके उदर में, जल्दी बताइए। नाइट्रिक, एसिडिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl होता है। यहीं पे मुझे लगे हाथ, पीएच बता दो पेट का, स्टमक का पीएच बताइए कितना होता है। अगर स्टमक में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो पीएच कहां जाएगा, जल्दी बताइए। 1.8। कितना पीएच होगा, 1.8, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अमाशय के कोटर में, मतलब अमाशय में अंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है।
कुछ भी डरने वाली बात ही नहीं है, हैं? मैम पढ़ा चुकी हैं जी सेल, मैम ने हमें चीफ सेल्स भी बताई हैं, मैम ने हमें ऑक्जेंटिक और पैराइडल सेल्स के बारे में भी बताया है ना? हमें तो तुम्हें सब सेल्स के बारे में बताया है, सारे डायग्राम दिखाए हैं, एक एक चीज समझाई है कि गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं पेट्स में, पिट्स मतलब गड्ढे, इन गड्ढों में ही सेल्स होती है ना? सबको समझाया है। जी सेल से क्या निकलता है? जी सेल से आपको बताया है मैंने, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। बताइए कि नहीं बताइए ये चीज? आपको ये चीज मैंने समझाई है कि आपके शरीर में पहले आपके न्यूरॉन्स, सबसे पहले रिसेप्टिव न्यूरॉन्स को पता चलता है। कुछ भी आप खाओ पियो चबाओ कुछ भी करो आपके पहले न्यूरॉन्स हिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले सूचना आपके दिमाग के पास जाती है, क्योंकि काम दिमाग करता है। ये बात आप ध्यान रखना, आपके पूरी बॉडी को काम करने के लिए दिमाग ही बोलता है, क्योंकि हर जगह जैसे नसों का जाल है ना, ऐसे न्यूरॉन्स बिछे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम जैसे हेपाटोसाइट्स आपके लीवर की सेल हैं, वैसे न्यूरॉन्स तो पूरी बॉडी में होते हैं, तो न्यूरॉन्स को फिर हम क्यों बोलते हैं दिमाग की सेल? अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल, निकलते तो वो दिमाग से ही है ना, ऐसे जाते हैं ना, पूरे दिमाग से ही निकल के तो आपके पूरी बॉडी में फैले हैं, जुड़े तो वो दिमाग से है ना? जैसे वेन्स एंड आर्टरीज आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन तक एक बिल्कुल देनी है, तो ऐसे ही न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है? पूरी बॉडी में, लेकिन निकलते तो वो दिमाग से ही है ना। आपको मैंने बताया है 1-1 मीटर तक लंबे आपके न्यूरॉन्स होते हैं। आपको पता है 1 मीटर कितना होता है? कुछ न्यूरॉन्स तो सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके पैर की उंगलियों तक जाते हैं, है ना? 1-1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं न्यूरॉन्स, निकलते तो दिमाग से ही है ना, उनका कनेक्शन तो एटलीस्ट दिमाग से ही जुड़े हुए हैं ना वो, किसी ना किसी तरीके से। तो इन्हें बोलते हैं रिसेप्टिव न्यूरॉन्स। रिसेप्टिव न्यूरॉन्स मतलब ये एकदम झंझनाएंगे, अरे 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 कुछ होने लगा शरीर के अंदर, जैसे ये झंझनाएंगे वैसे ही अपने आसपास वाले पहले हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। तो जैसे ही आप पेट में खाना लेते हो या खाना पेट में गया, वहां के न्यूरॉन्स झंझनाए, अभी तक पेट पड़ा था कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही खाना पेट में आ रहा है न्यूरॉन्स को रिसेप्टिव मतलब उनको जैसे आप लोग वो वाला आपने देखा है कि आपके सेंसेस से ये एक्सकेलेटर्स चलने लगते हैं, कुछ ऐसे डोर्स होते हैं जो आपके सेंस से खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसे आपके ये न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे इनको सेंस हुआ, इन्होंने रिसेप्टिव है, एकदम हिल गए, जैसे हिले ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिन को जगा देंगे, ए गैस्ट्रिन चलो उठो। अब हार्मोन किसको जगाएगा? बाकी सेल्स को जगाएगा और कहेगा चलो भैया अपना अपना काम स्टार्ट करो, एंजाइम्स को सिक्रीट करो। तो जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हार्मोन्स है, हार्मोन्स। डिफरेंस समझाया मैंने आपको हार्मोन्स एंड एंजाइम का। हार्मोन्स आर मोर पावरफुल, ठीक है? काम एंजाइम्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी बैलेंस में जो आपका बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन बनाता है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपके हार्मोन जो भी होते हैं और आपके नर्वस सिस्टम मिलके बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है? इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा पाचन एंजाइम होता है? माल्टेज, काइनेज, सुक्रोज, अमाइलेज या टाइलिन? लो लिखा है यहाँ पे अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है? ऑक्जेंटिक ग्रंथियों को क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक को पैराइडल सेल्स भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंत में नहीं होती, वायु कोश में नहीं होती, कार्डियक में नहीं होती, ये आपकी उदर ग्रंथियां हैं, स्टमक ग्लैंड्स हैं, ठीक है? ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स नहीं होती, ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। फैलोपियन नली को और क्या कहते हैं? अनदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को आपके मुलेरियन डक्ट, ओविडक्ट, निषेचन नली, अंड नली, ठीक है? इन सब के नाम से जाना जाता है। एम्पुली नहीं बोलेंगे, वैसे बोल सकते थे एम्पुली, लेकिन एम्पुली इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है? यहाँ पर अंडनली ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप आंसर लगाओगे अंडनली, ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है। 50, रक्त की प्रकृति बताइए कैसी होती है? रक्त की प्रकृति बताइए कैसी होती है भाई? रक्त की प्रकृति आपके हल्की क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप पहले तो पीएच ही बता दो, ब्लड का कितना होता है? पहले तो आप पीएच बता दो ब्लड का। ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो अम्लीय हो गई कि हल्की क्षारीय हो गई? हल्की क्षारीय हो गई, ठीक है? सॉरी, हल्की क्षारीय। 51 पे आ जाते हैं। एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय संक्रमण, विपत्ति, किसके विरुद्ध लड़ती हैं आपकी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी हमेशा आपके इन्फेक्शन के थ्रू, आपके संक्रमण के थ्रू लड़ती हैं। 52 का आंसर करेंगे। अरे 2 बार हो गया एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 52, कोशिका झिल्ली की लिपिड द्विपरत में फॉस्फोलिपिड है, बताइए। कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली बताइए ना, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक होता है, अंदर वाला हाइड्रोफोबिक होता है। तो जल भीरू भी है, जल प्रिय भी है। तो मतलब आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ए और सी दोनों, क्योंकि फॉस्फोरस वाला जो पोर्शन है वो आपके जल प्रिय है, लिपिड्स वाला पोर्शन आपके जल भीरू है, हाइड्रोफोबिक है। फॉस्फोरस वाला पोर्शन आपके हाइड्रोफिलिक है। और आपकी कैसी होती है, द्विपरत होती है, लिखा है ना द्विपरत, लिपिड की 2 परत होती है, मतलब डबल लेयर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन। सब समझा चुकी हूँ, पूरा बना के दिखा चुकी हूँ, क्योंकि सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट बताइए, अब यहां से जो है क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं जो मैंने बनाए हैं, मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर्स नहीं है, ठीक है। चलो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, बताइए क्या इनमें से क्या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। गिव मी सम टाइम, गिव मी मिनट। चलो बताइए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी आंसर करिए। ऑप्शंस लिखे हैं, ये क्या है, ये आयंस हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, आयंस हैं। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपकी जरूरत होंगे कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये मत लगा देना, के मत लगा देना, यहाँ पे विटामिन के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेशियम आयंस बता रहा है, पोटेशियम का सिंबल होता है के, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपके विटामिन के, कैल्शियम आयंस एंड आपके प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, बताइए। हड्डियों में, दांतों में, हड्डी दांतों में, या सभी में, जल्दी बताइए। केवल अस्थि, केवल नहीं भाई, अस्थि दांत दोनों में पाया जाता है। फास्फोरस कैल्शियम के तो बने होते हैं। नेक्स्ट बताइए, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है। कौन करता है भाई प्यूरिफिकेशन का काम, छलनी लेके कौन बैठा है, हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत, कौन बैठा है। बहुत अच्छे से पढ़ा है सब कुछ हमने, आपको पता भी है। गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है। वृक्क जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, फिल्ट्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट बताइए, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, बताइए। स्कंदन मतलब क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स करती है, प्लाज्मा करता है, हीमोग्लोबिन करता है, सीरम करता है। कौन करता है महत्वपूर्ण घटक, किसका काम है क्लॉटिंग करने का। क्लॉटिंग करने में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, जिसे आप हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमने देता है, कौन नहीं जमने देता है। हीमोग्लोबिन, हेपारिन, फाइब्रिनोजन या कोई नहीं, बताइए। मानव शरीर के भीतर आपके हेपारिन नहीं जमने देता है, और ये हेपारिन और फाइब्रिनोजन दोनों बनाता कौन है। ब्लड की प्रोटीन तो है, लेकिन ब्लड थोड़ी बनाते हैं, लीवर बनाता है। लीवर पिताजी है शरीर के, बता रखा है, लीवर बनाता है। नेक्स्ट, हृदय का काम क्या है, ऊतक को ऑक्सीजन देना, ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्या काम है हृदय का, बताइए। मैंने बताया हार्ट केवल एक काम करता है, उसका केवल और केवल एक काम है, उसका दूसरा कोई काम नहीं है, पंप करना। वो पंप ही करता रहता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता रहता है। और जब वो पंप करता है तो वो एक प्रेशर लगाता है, क्यों, क्योंकि हार्ट तो बीच में है, सिर तक खून जाना है, सिर तक ऑक्सीजन जानी है, इसलिए ब्लड हमेशा प्रेशर में निकलता है। धमनियों पे 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर लगता है, ठीक है, mmHg का प्रेशर लगता है। नेक्स्ट बताइए, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, बता दो। नहीं, रिपीट कैसे हो गया, ऑप्शंस अलग है। रक्त में पाया जाने वाला क्या शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा, अलग है भाई, ऑप्शंस अलग हैं, बताइए। RBC रेड ब्लड सेल्स, कौन है, रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, वो हेल्प करता है ना। नेक्स्ट बताइए, रक्त का वह पोर्शन जिसमें 92% जल है, शेष 8% में प्रोटीन है, खनिज है, हार्मोन है, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं, वो क्या है। ब्लड का ऐसा कौन सा भाग है भाई, बताइए। ब्लड के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा है, रक्त प्लेटलेट्स हैं, मतलब ब्लड की प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं, जल्दी बताइए कौन है वो। प्लाज्मा है, खुद 55% पे है, 55% में भी 92% इनमें पानी है, 8% पे इनमें प्रोटीन है, बचे हुए परसेंट में अलग अलग इनके पास क्या है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, पदार्थ हैं, तो प्लाज्मा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए,
92 और 8%, 8% में ही सब कुछ है, प्रोटीन और खनिज पदार्थ सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? केशिकाएं, विल्ली, शिराएं, धमनियां, या इनमें से कोई भी नहीं? केशिकाएं मतलब कैपिलरीज, शिराएं मतलब वेन्स, धमनियां मतलब आर्टरीज, या इनमें से कोई भी नहीं? विल्ली मतलब विल्ली, बताइए कौन नहीं है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा? विल्ली नहीं है, बिल्ली विल्ली नहीं होती परिसंचरण तंत्र का हिस्सा, बाकी सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाएं हृदय में वापस लेकर आ रही हैं? वापस कौन लेकर आती हैं बताइए? वी से वेन्स, वी से वापस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनियों को बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स को बोलते हैं शिराएं, केशिकाओं को बोलते हैं कैपिलरीज, धमनिकाएं कुछ नहीं होती हैं। वापस कौन लाती हैं? आपके शिराएं, वेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जल्दी जल्दी बताइए, कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? ब्रेन के कितने भाग होते हैं? आपके मानव मस्तिष्क के ब्रेन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। चलिए बताइए, प्राणियों का तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। प्राणियों का तंत्र उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, म्यूकस सेल, हेपेटिक सेल्स, नेफ्रॉन्स, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं उन्हें? तंत्रिका तंत्र किस सेल्स का बना होता है? न्यूरॉन्स का। शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा है? न्यूरॉन्स है, ठीक है। हेपेटिक सेल्स कहां पाई जाती हैं बताइए? ये बताइए, यही बताइए, हेपेटिक सेल्स कहां पाई जाती हैं? हेपेटिक सेल्स, हेपेटोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? हेपेटिक सेल्स किसकी है? लीवर की। नेफ्रॉन बताइए किसकी सेल है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किसकी है? किडनी। म्यूकस सेल बताइए कहां पाई जाती है? म्यूकस सेल, म्यूकस सेल कहां होती है? पूरे जीआई ट्रैक में म्यूकस सेल होती है। जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, पूरे आहार नाल में म्यूकस सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये श्लेष्म म्यूकस सिक्रीट करती रहती है, एक चिपचिपा पदार्थ, जिससे आपका फूड गीला गीला चिपचिपा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हमारे मस्तिष्क और मेरू रज्जू दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर सुरक्षात्मक परत को क्या बोलते हैं आप? बताइए, अभी पढ़ाया है आपको बहुत जल्दी में। मेनिंजेस, पेरिकार्डियम, कार्पस कैलोसम या रेनल फेसिया? हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सुरक्षात्मक परत को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। पढ़ाई थी, कितनी लेयर होती है मेनिंजेस में? कितनी लेयर होती है मेनिंजेस में? 3 लेयर होती है। नाम बताइए जल्दी जल्दी मेनिंजेस की 3 लेयर का, जल्दी बताइए मेनिंजेस की 3 लेयर का नाम। ब्रेन से बताइए, ब्रेन से मेनिंजेस का नाम बताइए। पिया मीटर, एरिकेरॉइड मीटर, ड्यूरामीटर। चलिए नेक्स्ट बताइए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। देखिए, शरीर में आपके 2 नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, PNS को आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। PNS फर्दर आपके डिवाइड हो जाता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में बताइए सम्मिलित है रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, सभी तंत्रिकाएं या अस्थि मज्जा? ध्यान से आंसर करिएगा। अरे भैया रीढ़ की हड्डी, चलो हाँ रीढ़ की हड्डी, बैकबोन लिखा है ना, सही तो लिखा है। आपके सभी तंत्रिकाएं, ऑल न्यूरॉन्स, ठीक है। CNS बनाता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है? CNS। जबकि CNS और ब्रेन से निकल क्या रही है तंत्रिकाएं, तो वो आपके पेरिफेरी मतलब बाहर तक जा रही हैं, आपके शरीर के हर अंग तक जा रही हैं, एक्सट्रीमिटीज तक जा रही हैं, इसलिए सभी तंत्रिकाएं, ठीक। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से मेनिंजेस के स्तर हैं बताइए? पिया मीटर, एरिकेनॉइड मीटर, ड्यूरामीटर, केवल AC या सब? जल्दी बताइए। मेनिंजेस के स्तर है, मेनिंजेस के स्तर कौन कौन से होते हैं? 3 लेयर बन के आपके मेनिंजेस बनाती हैं सभी। पिया मीटर कैसी मदर है? सॉफ्ट मदर है या टफ मदर है? मीटर मतलब मदर होता है, मैंने आपको बताया था। पिया मीटर आपके सॉफ्ट मदर है, इसलिए किसके पास होती है? ब्रेन के पास होती है। ड्यूरामीटर टफ मदर है, ये किधर होती है? क्रेनियम के पास होती है, ठीक है, क्रेनियम के पास, क्रेनियम से बिल्कुल चिपकी हुई ड्यूरामीटर होती है, ठीक। बीच में एरिकनॉइड मीटर होता है, मकड़ी के जाल जैसे, इसमें बीच में स्पेस होता है, उसको सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में शामिल है, CNS में शामिल है, बताइए क्या?
आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? केवल ब्रेन एंड बोन मैरो एंड स्पाइनल कॉर्ड, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? जल्दी बताइए। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बताइए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स या सेल? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट बताइए, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के आपके जंक्शन को क्या कहते हैं? भाई ये क्या आ गया? एक सेकेंड, अब आ गया। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं बताइए? एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन ये है, आपको पढ़ाया है। इसके बीच के जंक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सॉन, नोड ऑफ रेनवियर, हेनली लूप या साइनेप्स? क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले किसका स्ट्रक्चर है? लूप ऑफ हेनले आपके किस में पाया जाता है? नेफ्रॉन में, किडनी में, है ना। चलिए आगे बताइए। मानव मस्तिष्क किसके द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है? मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? हाइपोथैलेमस, रिब्स, बैकबोन या क्रेनियम? जल्दी बताइए। क्रेनियम मतलब कपाल। मानव मस्तिष्क को कौन सुरक्षा देता है? ब्रेन बॉक्स कौन है? ब्रेन बॉक्स आपकी क्रेनियम है, ठीक है, कपाल है। नेक्स्ट बताइए 72 बताइए। अक्कल दाढ़ पहली होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है? आंसर करो बच्चे लोग। अब शायद नहीं करेंगे गलत। अक्कल दाढ़, विजडम टूथ, तीसरी दाढ़ होती है। कौन सी होती है? तीसरे नंबर की दाढ़ होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए, टिबिया कहाँ होती है? टिबिया अस्थि। टिबिया कपाल में, भुजा में, पैर में, जांग में? टिबिया कहाँ की अस्थि है? कपाल, भुजा, पैर, जांग? टिबिया पैर की अस्थि है। सबसे पहले फीमर, फिर पटेला, फिर टिबिया, पीछे फिबुला, फिर आपके फैलेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल, देन फैलेंजिस। ये पैर की हड्डियां होती हैं। तो पैर में आपके कौन सी होती है? टिबिया। जांग में होती है फीमर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जानते हैं आप? कॉलर बोन को बताइए। कैरेकॉइड, स्कैपुला, पटेला, क्लेविकल? कॉलर बोन भी बोलते हैं, ऐसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्लेविकल। कौन सी है? क्लेविकल। नेक्स्ट बताएंगे 75 का आंसर करेंगे साहब। फोर ब्रेन किससे बना है बताइए? अग्र मस्तिष्क किससे बना है? प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन? ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ाया है ताकि एनाटॉमिकल नेम आपको पता हो। फोर ब्रेन किससे बना है? प्रोजेंसेफेलॉन से, ठीक है। ये आपके ब्रेन स्टेम है, ये है आपके ऊपर वाला हिस्सा प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन से क्या बनता है? फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन बताइए किससे बनता है? प्रोजन, मीजन, रोम्बन, टीलन? प्रोजेंसेफेलॉन से, मीजेंसेफेलॉन से, रोम्बेंसेफेलॉन से, टीलेंसेफेलॉन से। हाइंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क किससे बनता है? पश्च मस्तिष्क आपके बनता है, जल्दी बताओ सब बच्चे, सबको पढ़ाया हुआ है, रोम्बेंसेफेलॉन से। नेक्स्ट बताइए, सेरिब्रम किससे बनता है? प्रोजेंसेफेलॉन से, मीजेंसेफेलॉन से, रोम्बेंसेफेलॉन से, टीलेंसेफेलॉन से? बताइए सेरिब्रम। प्रोजेंसेफेलॉन के दो भाग हो जाते हैं आगे जाके, बताया था, टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से बनता है आपके सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस? एपिथैलेमस दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को आपके एपिथैलेमस भी बोलते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं? डायन से, मीजन से, रोम्बन से, टीलन से? प्रोजेंसेफेलॉन फर्दर दो में डिवाइड होता है आगे जाके, टीलेंसेफेलॉन में, डायंसेफेलॉन में। टीलेंसेफेलॉन से आपके सेरिब्रम बनता है, शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। डायंसेफेलॉन से बनता है आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है, डायंसेफेलॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए, ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली मतलब फूड पाइप, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फूड पाइप एंड आपके एलिमेंट्री कैनाल, ओके। मैं फूड पाइप, आहार नाल की बात नहीं कर रही हूं, मैं भोजन नली की बात कर रही हूँ, फूड पाइप की बात कर रही हूँ, जिसे आप ग्रास नली भी बोलते हैं। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ये आपका आमाशय है, बताइए किस भाग में पहुंचेगा? टॉफी जैसा बन गया, ये ईसोफेगस है, इसे ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। सबसे पास में होता है आपके कार्डियक भाग। कौन सा भाग होता है? कार्डियक। बीच में होता है फंडस, इधर होता है पाइलोरी। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्टमक का पाइलोरिक भाग, ओके।
नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते? बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? कृंतक, चवंडक, कृंतक मतलब इंसीजर्स, ठीक है, चवंडक मतलब मोलर्स, रदनक मतलब कैनाइन्स, और अग्रचवंडक मतलब प्री मोलर्स। कौन से नहीं होते हैं बताइए? बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? अब ये मत बोलना मैम चवंडक नहीं होते, चवंडक होते हैं, 2 होते हैं, लास्ट विजडम टूथ नहीं होता है, लेकिन प्री मोलर्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, प्री मोलर्स बिल्कुल नहीं होते हैं, प्री मोलर्स होगा इसका आंसर, प्री मोलर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनका फॉर्मूला होता है 2102, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताइए, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है। अब यहां तक मेरे वाले खत्म हो गए हैं, फिर से PYQs आ गए हैं। ओके, चलिए बताइए, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? आंसर करिए भैया, रेक्टम किससे संबंधित है मनुष्य में? रेक्टम, रेक्टम पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है रेक्टम, है ना। सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के भाग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। सीकम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर आपकी आती है कोलॉन, ठीक है, सबसे बड़ी होती है आपके कोलॉन, कोलॉन के बाद आपकी होती है सिग्मोइड कोलॉन, ऐसे आती है, फिर आपके ये आता है रेक्टम, ठीक है, ये आपके जो भाग होता है रेक्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका की खोज किसने की? किसने की भाई कोशिका की खोज? सेल को किसने खोजा सबसे पहले, किसने देखा? कोशिका की खोज आपके किसने की? कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की आपके एंटोनी लिवेनहॉक ने, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, महिला लिंग हार्मोन है, दिख रहा है बच्चा लोग? थोड़ा ये मुझे वैसा करना रह गया। महिला लिंग हार्मोन बताइए कौन सा है? एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, जल्दी बताइए। महिला लिंग हार्मोन बताना है, सेक्स हार्मोन बताना है आपको, ठीक है। सेक्स हार्मोन आपके जो है वो एस्ट्रोजन है, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपके कौन सा हार्मोन है? जल्दी बता दो, मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। को क्या छोड़ूं, मतलब मन करता है सब पूछ लूं। प्रोलैक्टिन बताइए। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है? दूध के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक करता है? लिखो, मेरे को लिख के बताइए मैम। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन है, मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सब। मिल्क प्रोड्यूसिंग है प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्ट आउट है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट बताइए, टाइफाइड रोग का कारण बताइए क्या होता है? टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट बताइए कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम, या इनमें से कोई नहीं? प्लाज्मोडियम होता है, प्लासोडियम लिखा है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है? बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल मतलब जीवाणु से फैलता है, ठीक है, विषाणु से नहीं फैलता है। चलन तंत्र बताइए इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से आप चल पाते हैं? चलन तंत्र मतलब चल पाते हैं। उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, लसिका तंत्र। एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, नर्वस, या आपके लिम्फेटिक सिस्टम? कंकाल तंत्र। भाई कंकाल हो गए तभी तो हम चल पाते हैं, कंकाल के ऊपर पेशी तंत्र है जो हमें हेल्प करते हैं चलने, मूव करने में। नेक्स्ट बताइए, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? कितनी पसलियां? टोटल नंबर ऑफ पूछे हैं, जोड़े नहीं पूछे हैं, ध्यान से आंसर करना। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? टोटल नंबर ऑफ रिप्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और यही पूछ ले कितने जोड़े पसली के होते हैं तो क्या आंसर करोगे? जोड़े पूछ ले अगर आपसे तो क्या आंसर करोगे? जोड़े पूछेंगे तो 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, और रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि? बताइए। ओ जिनका ब्लड ग्रुप होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, रेसिपिएंट नहीं होते हैं। रेसिपिएंट होते हैं आपके AB, ठीक है, जो सबका ब्लड रिसीव कर सकते हैं। नहीं, सबका कैसे कर सकते? नहीं, सबका कर सकते हैं क्योंकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उनमें, लेकिन एंटीबॉडी भी तो जाएंगी। यूनिवर्सल डोनर तो आपके होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो होते हैं AB। हाँ 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 हाँ, एंटीजन है क्योंकि AB। एक सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, गिव मी सम टाइम। फिलहाल इसका आंसर करिए आप। और रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोले जाते हैं, ये सबको ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये बात ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मैं अपना कंफ्यूजन खुद दूर कर लूंगी। आगे चलते हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? फिलहाल ये तो आंसर सही है। आपकी बोन्स में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट? बताइए। हड्डियां किसकी बनी होती हैं?
कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट बताइए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब आपको आइस पढ़ाई है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर आपके जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, कौन सा भाग है वो? कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। देखो दृष्टिपटल है, दृष्टिपटल को आपके रेटिना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना लिखा मिले ऐसे या रेटिना मिले ऐसे, रेटिना होता है जहां पर आपके किसी भी वस्तु का इमेज बनता है। नेक्स्ट बताइए, लिगामेंट जोड़ते हैं किसको? लिगामेंट्स किसको जोड़ते हैं? हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, पेशी को उपास्थि से। जल्दी बताइए। बीबीएल और आपके बीएमटी से मैंने आपको अभी ट्रिक देके याद कराया है। एक और ट्रिक है बहुत अच्छी मेरे पास, बताऊंगी मैं। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, इसका उल्टा कर दो एमबीटी भी बन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मसल्स और बोन्स जुड़ती हैं टेंडन्स के साथ, टेंडन्स को कंडरा बोलते हैं हिंदी में, कंडरा, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल लिगामेंट्स तो आपके हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, क्योंकि बीबीएल से हमें याद भी है, बोन्स को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, वर्णांध व्यक्ति है, कलर ब्लाइंडनेस है, कौन से रंगों में भेद नहीं कर सकता है? लाल पीला, हरा पीला, लाल हरा सभी रंग। जल्दी बताइए। एक वर्णांध व्यक्ति है, मुझे आपको पता है आप कौन सा वीडियो दूंगी मैं आपको? क्रोमोजोनल डिजीजेस, जो कि आपके क्रोमोजोम्स की वजह से होती है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से, एक चीजें बोर्ड पे कराऊंगी क्लास। किसमें भेद नहीं करता? आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ना, क्रोमोजोनल डिजीज बोले जाते हैं, लाल हरे में। किसमें नहीं कर पाता? लाल हरे में। नेक्स्ट बताइए, वंशानुक्रम के वाहक हैं भाई, जेनेटिक के जो आपके जीन्स हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? बता ही दिया आंसर मैंने, जल्दी बताइए, आपको पता भी है, जीन्स के थ्रू। वंशानुक्रम के वाहक क्या होते हैं? आपके जीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है? अभी बताया बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सीकम, सबसे पहला आपके सीकम होता है, फिर आपके कौन होता है? कोलॉन होता है, फिर आपके रेक्टम होता है। 3 भाग होते हैं, 3 भाग छोटी आंत के होते हैं, 3 भाग ही बड़ी आंत के होते हैं। इलियम, इलियम नहीं है, इलियम आपके छोटी आंत का भाग है, जबकि सीकम आपके हाउस ऑफ बैक्टीरिया कौन है? जल्दी बताइए। हाउस ऑफ बैक्टीरिया, हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, आपके शरीर का कौन सा वो जगह है जहां पर आपके बैक्टीरिया का घर बोला जाता है, जिसको जहां पे विटामिन के, विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया, आपका फीसिस खा लेते हैं, पॉटी खा लेते हैं, लेकिन बदले में आपको विटामिन B12 व के बना कर देते हैं। सीकम है, सीकम, सीकम में ही आपके विटामिन रहते हैं, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे छोटे जीवाणु, हाउस ऑफ बैक्टीरिया बोला जाता है उसे। फिलहाल इलियम जो है बड़ी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन है आपकी सेल का सुसाइड बैग, जो सेल की सारी गंदी चीजें खत्म कर देता है? कौन है? कौन है? लाइजोजाइम्स। कौन है? लाइजोजाइम्स। नेक्स्ट बताएंगे स्टूडेंट जल्दी से, पुरकिंजिस फाइबर कहाँ होते हैं? बताइए, पुरकिंजे के तंतु कहाँ होते हैं? रट मत लेना, मैंने बताया है हार्ट में पुरकिंजिस फाइबर कहाँ पर होते हैं, ठीक है, विद इमेज बताया है। पुरकिंजिस फाइबर आपके हृदय में होते हैं। चलिए बताइए, हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मुझे जितने क्वेश्चन याद आ जाएंगे मैं उतने आपसे करवा दूंगी। हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने आलिंद होते हैं और कितने निलय होते हैं? चैम्बर्स का नाम एट्रियम वेंट्रिकल होता है। कितने एट्रियम होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्रेन में बताइए कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? ब्रेन में, वेन में आपके वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, बताइए कितने पाए जाते हैं? निलय पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा है, 4। कितने पाए जाते हैं? 4, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? कहां होता है आंशिक रूप से पचा भोजन? आंशिक रूप से पचा भोजन आपके स्टमक में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। फूड मिक्स विद सलाइवा क्या कहलाता है? मुंह में फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, उसे क्या बोलेंगे? फूड मिक्स विद सलाइवा, बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। नेक्स्ट बताइए, धमनियां रक्त ले जाती हैं कहां से? शिराओं से, हृदय से, पेट से, मांसपेशियों से। जल्दी बताइए, धमनियां कहां धमनियां रक्त ले जाती हैं, आर्टरीज रक्त ले जाती हैं हृदय से, हार्ट से, इसलिए इनमें प्रेशर लगता है 120 का, ठीक है, क्योंकि हार्ट प्रेशर से देता है इनको ब्लड। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कौन सी है? विच ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? न्यूरॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट बताइए, मनुष्य के अगर सभी कृंतक मतलब इंसीजर्स और रदनक मतलब कैनाइंस गिर जाएं तो कितने दांत बचेंगे? बताइए। इंसीजर्स कितने होते हैं? इंसीजर्स ऊपर 4 होते हैं तो नीचे भी 4 होंगे,
मतलब 8, ठीक है। कृदनक कितने होते हैं, 2 ऊपर होते हैं तो मतलब 2 नीचे होंगे, तो गिन लो, 4 4 8 तो 4 12, कितने बचे, 32 दांत होते हैं, 12 गिर गए तो कितने बचे, 20 दांत। चलिए आगे बढ़िए। अंतः श्वसन कहाँ होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन कहाँ होता है, सांस नली में, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों में, फेफड़ों में, किसी में नहीं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन, उसे कोशिकीय श्वसन, अंतः श्वसन के नाम से भी जानते हैं आप, ठीक है। रक्त कोशिकाओं ऊतकों के बीच में आपके कोशिकीय श्वसन होता है, जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज करके सेल्स जो है अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है CO2, ओके, उसको बाहर निकालता है फेफड़े। नेक्स्ट, गर्भ में आहार ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, आंसर करिए। आपके गर्भ में आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। बच्चा किसके थ्रू जुड़ा होता है मां से, तो आप बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस, ठीक है, क्या नाम है, फ्यूनिस। लेकिन अगर आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति से पूछा जाए तो वो प्लेसेंटा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा का फंक्शन है कि वो मां से न्यूट्रिएंट लेता है, मां से ऑक्सीजन लेता है और बच्चे तक ट्रांसफर करता है। हालांकि जाता अम्बिलिकल के थ्रू ही है, लेकिन फंक्शन मेन ये किसका है, ये मेन फंक्शन प्लेसेंटा का है। और बच्चे को जोड़ के कौन रखता है प्लेसेंटा के साथ, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ के रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल यहां आंसर होगा सी, प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखिए, 100 नंबर पे आ गए हैं। थायराइड ग्रंथि कितने खंडों से बनी होती है, बताइए भाई कितने खंड होते हैं थायराइड ग्लैंड का नाम बताइए जल्दी से। थायराइड ग्लैंड इज नोन एज बायलोब्ड ग्लैंड, बताया था ना मैंने, बायलोब्ड ग्लैंड। इसमें 2 लोब होते हैं, बटरफ्लाई शेप होती है, कुछ इस तरीके की ग्रंथि होती है, ठीक है। इसमें पीछे कौन लगे होते हैं, इसमें पीछे कौन लगे होते हैं, पैराथायरॉइड, जो कितने होते हैं शेप में, मतलब नंबर्स में 4। पैराथायरॉइड कितनी होती है, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन में है, बताइए। एड्रीनल है, थायराइड है, पैराथायरॉइड है, पिट्यूटरी है। दिमाग में कौन सी है, पिट्यूटरी है। एड्रीनल कहाँ है, रीनल पे, किडनी पर है। थायराइड कहाँ है, गले में है, थायराइड में पीछे चिपकी है पैराथायरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवधि को क्या बोलते हैं, गर्भाधान से कॉन्सेप्शन टू 2 वीक्स, 0 to 2 वीक्स का समय क्या कहलाता है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, फीटस अवस्था, कोई नहीं। जाइगोटिक, एम्ब्रियोटिक, फीटल स्टेज, कौन सी, बीजावस्था को ही जाइगोटिक स्टेज बोलते हैं, डिंबावस्था बोलते हैं, ठीक है। 2 to 8 वीक्स हो गई भ्रूणावस्था, 8 to बर्थ हो गई फीटस अवस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण नहीं करता, मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल नहीं करता, इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जल्दी बताइए। मासिक धर्म को कौन सा नियंत्रण नहीं करता, मासिक धर्म को कौन सा नियंत्रित नहीं करता भाई, इंसुलिन नहीं करता, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंसुलिन नहीं करता। इंसुलिन कहीं से भी मासिक धर्म को नियंत्रण नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत असर थायरोक्सिन का पड़ता है, हमने पढ़ा है बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी असर पड़ता है थायरोक्सिन का, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो है ही, लेकिन इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है मेंस्ट्रुअल से। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है, बच्चे जल्दी बताइए, 1.5 घंटे की क्लास हो गई। शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन वसा, विटामिन वसा, प्रोटीन शर्करा, किस पर होता है आपके टाइलिन, मतलब अमाइलेज एंजाइम, हाँ जी, शर्करा और स्टार्च। चलिए 105 नंबर पर आते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन विटामिन और प्रोटीन्स भी हैं भाई, लेकिन फोलिक एसिड ज्यादा है, ठीक है। फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, क्योंकि इसकी कमी हो जाती है तो आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, हाँ, कि माइक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक, है ना। परनीशियस होता है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 होता तो वो भी इंपॉर्टेंट था। चलो, पीछे मलाशय, सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है भाई। पीछे है रेक्टम, आगे है आपके यूरिनरी ब्लैडर, बीच में क्या होता है, फीमेल्स में होता है केवल ये चीज, बताइए। आप तो सब बता देंगे, क्या होता है, गर्भाशय, यूटेरस, ठीक है। यूटेरस की आपके पीछे होता है उसके रेक्टम और आगे होता है यूरिनरी ब्लैडर। तभी प्रेगनेंसी के टाइम पर दोनों पे असर पड़ता है, यूरिन पर भी असर पड़ता है, फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यूट्रस का शेप कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, कैसा होता है,
शेप ऑफ यूट्रस नाशपाती जैसा, कैसा होता है? नाशपाती जैसा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 107 पे आ गए हैं हम। दांतों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? कितने टाइप के दांत होते हैं आपके, बताइए। दांतों को कितने भाग में विभाजित करते हैं? कितने टाइप के दांत होते हैं आपके पास? 4। कौन कौन से बताइए? इंसीजर कृंतक, रदनक कैनाइंस, चवंडक वो अग्रचवंडक प्रीमोलर्स और चवंडक मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 4 प्रकार के। नेक्स्ट बताइए, ब्रूनर ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? ब्रूनर ग्रंथि छुपा के रखती है आपके, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा भाग छुपा के रखता है अपनी ब्रूनर ग्रंथि को? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब पक्वाशय, मतलब ग्रहणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज को आपका सोचना, बोलना, विचारना, याद रखना, ये सब करता है प्रमस्तिष्क, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा शरीर की क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है, ठीक है, सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क होता है आपके सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, ठीक। सुषुम्ना नाड़ी आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं हो गई न्यूरॉन्स। आंसर होगा सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। 110। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से? अग्नाशय दैट इज पेनक्रियास, बताइए कौन कौन से एंजाइम होते हैं? स्ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज लाइपेज, रेनिन पेप्सिन, टाइलिन पेप्सिन। टाइलिन नहीं होगा, रेनिन पेप्सिन नहीं होगा, अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज काम करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, लाइपेज काम करेगा किसके ऊपर? वसा के ऊपर। नेक्स्ट भाई 111। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी? 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है, 3 जोड़ी, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? 112 भी है। वो हो, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या बताइए। मस्तिष्क से निकलने वाली, ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ब्रेन से आपके बच्चे 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, बात ध्यान रखिएगा। तंत्रिकाओं की बात हो रही है, न्यूरॉन्स की, हड्डियों की नहीं। ओ खो, 113 भी है। शरीर की मास्टर ग्लैंड है, जल्दी बताइए, शरीर की मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? पिट्यूटरी, एड्रीनल, सलाइवरी, लिम्फेटिक? पिट्यूटरी। आगे चलते हैं बच्चे। कॉकलिया सहायता करता है किसमें? कॉकलिया ऐसे घोंगे नुमा संरचना होती है, कहाँ होती है कॉकलिया? देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्वाद लेने में। कॉकलिया आपके कान में होते हैं, बता दिया, ऐसे घेंगो नुमा संरचना होती है, घेंगे जैसी, और ये आपको सुनने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, हॉर्मोन्स निकलते हैं, बताइए कहाँ से? वाहिनीहीन ग्रंथि, सलाइवरी ग्रंथि, यकृत से, पेट से। हॉर्मोन्स निकलते हैं आपके डक्टलेस ग्लैंड से, जिसमें डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट सिक्रीशन अपनी कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। उन्हें बोलते हैं हम वाहिनी विहीन या नलिका विहीन ग्रंथि, ओके, जिन्हें आप बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए भाई, धन्यवाद बच्चों। वीडियो कैसा लगा? 115, 120, 25 तो क्वेश्चन हो ही गए होंगे, मैंने इतने तो ओरली पूछे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट कर देना, अच्छे प्यारे लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।